ये अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज आ रही है? ठीक जी, सॉरी बहुत ज्यादा नेट दूसरा शायद लगा हुआ था। जी मैं डियर कल वाला जरा बेटा एक नजर रिवाइज करने जो कल पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 अभी उसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स हो गए थे। एक उसके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स मैंने अभी बनाने कल से रिलेटेड टू क्वेश्चन। प्लीज स्टार्ट करें, एक नजर रिवाइज करना। कोई कंफ्यूजन किसी के अगर जहन में है तो बता दो। पढ़ाई को बेटा फॉर्मेलिटी नहीं बनाना है, काइंडली सीरियस लेनी है चीजें शुरू से ही। हर चीज रिलेटेड है आपस में। जो फर्स्ट टॉपिक है वो सेकंड से, सेकंड थर्ड से, और फिर ये सारे आगे चलते जाएंगे। तो हर चीज हर एंगल से डेली बेसिस पे क्लियर करने वाली है। कोई कंफ्यूजन किसी का, कोई सवाल? तो सलसल पूरा सेशन आपको पता है कि चीजें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं, डेली पढ़ना पड़ता है, वरना तो बड़ा फायदा फिर चीजों का नहीं रहता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी की? ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेप्ट क्लियर है? चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाए जरा। या नेक्स्ट पेज मीन नेक्स्ट पेज जरा देखना। फिर अभी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट जरा इसकी रिक्वायरमेंट सी अभी कंप्लीट नहीं हो सकी है। सिर्फ हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट बनाए थे कंपैरेटिव। आज ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट कंप्लीट करना सर, लिखे हेडिंग। ये स्पेसिफिक फिर आंसर्स दे दिया करो ना अब्दुल्ला, जरा ये आवाज का अगर इशू नहीं बच्चों को जरा बता दें जिन जिन का स्पेसिफिक इशू है। ये मेरी कंपनी नेम अगर अवेलेबल हो तो लिखना है। अब ये चीजें जेन में एम्फोसाइज करना है, फाइनल करना है। हेडिंग लिखें, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स। देन माय डियर उसके बाद लिखें फॉर द ईयर एंडेड। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ऑन होता है, बाकी सब स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो, चेंजेस इन इक्विटी हो, इवन नोट्स हो, फॉर द ईयर एंडेड पीरियड एंडेड बनेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में पीरियड एंडेड है 31 ऑफ दिसंबर 2001 रिक्वायर्ड है, लेकिन विद कंपेरेटिव अगर तो 2001 विद कंपेरेटिव। मैं कर दूं? जी सर, इकट्ठे हैं सारे, हेडिंग्स लिख लें जरा। इनाम अली साहब बेटा आप क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई तक पहुंच जाएगा यार। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। जी सर, अगर आपसे दोबारा रिक्वेस्ट की जाए तो प्लीज काइंडली अपने जरा अकाउंटिंग एंट्रीज वाले पेज देखें, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप कुछ हेल्प करेंगे यकीनन। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर मैं एक दफा आपके सामने फॉर्मेट जरा बोल दूं, स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह वगैरह वगैरह, अदर इनकम, लेकिन उन सब में से हमने सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो आपके ख्याल में कौन सी चीजें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आनी चाहिए? मेरा ख्याल है दो चीजें ढूंढनी चाहिए आपको। नंबर एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो आइडियली बेटा अगर तो हमें पता हो कि ये जो मशीन है
ये कहाँ है अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में, एडमन सेलिंग वगैरह में या कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है और सिर्फ हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं तो सिर्फ दो चीजें इस तरह से प्रेजेंट कर लें, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो 1542। अब इनकम स्टेटमेंट जो होती है ये फॉर द ईयर है, तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में फॉर द ईयर फिगर्स आ जाएंगी, और देन फिर फाइनेंस कॉस्ट लिख लें या इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लें। ईयर वाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढे अपनी एंट्रीज में। 2000 में एक्सपेंस फॉर द ईयर था 856 और 2001 में एक्सपेंस फॉर द ईयर था शायद 685। ठीक है, तो जरा सही जरा कंडी देख के। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे थी, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर फिगर आएगी, और फाइनेंस कॉस्ट मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख सकते हैं आप। और डेफिनेटली अगर आप पूरी स्टेटमेंट नहीं बना रहे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम मींस पूरा डाटा नहीं है, तो आप फिर उसके टोटल्स वगैरह भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके प्लीज। बहरहाल एक्सपेंसेस अगर है तो इनको अगर आप ब्रैकेट भी लगा लें तो वो भी एक्सेप्टेबल ही होगा। एक्सपेंसेस के एंगल से ब्रैकेट लगा रहा हूं, समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जी वहां साहब, आप कॉस्ट की क्लास में नहीं थे? चले माय डियर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। जी वहां साहब, खैरियत थी या आंख नहीं खुली? चले बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। सर जी ऐसे ना करें, अभी से ही हिम्मत करें पढ़ाई की तरफ, चीजें सीरियस लें। अज्यूम इन क्लास वाइल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, रूटीन खराब हो जाएगी तो फिर दोबारा नहीं बनती है और फिर देर हो जाती है, टाइम गुजर जाता है। आए क्वेश्चन नंबर 2, बारह छोड़े इस बात को। जी डियर, क्वेश्चन नंबर 2। ये इसको फिर रीज्वाइन करें ना अपना नेट वगैरह, जो भी यहाँ पे समझा कर प्रॉब्लम आ रहा है इसका, मुबीन रीज्वाइन करें। ये अब्दुल्ला बता दिया करो ना फिर अगर सर। जी डियर, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप 2, अब जो चीजें रिपीट होनी है वो काइंडली आपने करवानी है, और यकीनन जो चीजें नहीं आएंगी वो मैंने समझानी है। तो फुली पार्टिसिपेट प्लीज। लेट्स स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन। एन एसेट विद अ कैश वैल्यू ऑफ 2 लाख इज लीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। कैश वैल्यू का मतलब अगर पैसे हों तो आप ये एसेट 2 लाख रुपए का ले सकते हैं, लेकिन करवाया लीज पे गया, लिया लीज पे है और 4 साल के लिए है, लीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। इसे लीज टर्म कहते हैं। जितने अरसे में अपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, जितने अरसे की लीज है वो लीज टर्म कहलाती है। देन एसेट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 4 इयर्स टू निल रेजिडुअल वैल्यू। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 71,475 आर पेबल इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है एंड ऑफ द पीरियड। एक वर्ड होता है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, सालाना इंस्टॉलमेंट्स है, लेकिन एंड ऑफ द पीरियड। और पूरे अगर साल की इंस्टॉलमेंट है तो देन बेटा उसके बाद आप एंड ऑफ द ईयर कह सकते हैं, एक साल के बाद। लेकिन एडवांस एडवांस वर्ड पड़ता है वैसे, ये सही लिखा वैसे मैंने, एरियर्स एंड ऑफ द पीरियड। एरियर्स 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 एरियर्स, एडवांस होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। देन बेटा उसके बाद आगे, ठीक है ठीक है, मैंने थोड़ा सा याद कराया शायद आपको। डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट, इसके साथ ना ब्रैकेट में एक वर्ड लिखे हुए इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट। ये रेट एक जो लीज में यूज होता है ना, इसे इम्प्लिसिट रेट भी कहते हैं। लेकिन ये इम्प्लिसिट का यहाँ एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, छुपा हुआ रेट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा लें। ये इंशाल्लाह जब फर्दर डिस्कशंस करेंगे तो फिर मैं इसकी इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन भी आपको समझाऊंगा। तो उसमें फिर ये छुपा हुआ एक रेट होता है जो आइडेंटिफाई भी किया जाता है। लेकिन फिलहाल काइंडली सिर्फ ये वर्ड पढ़ लें और इसको कंफ्यूज नहीं कोई करें। ये सिंपली एक इंटरेस्ट रेट है जिसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, और वो फिलहाल आपको गिवन हुआ करेगा। लेकिन आहिस्ता से जब हम आगे चल पड़ेंगे और तो ये गिवन नहीं होता है, कभी कभी फिर कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर वो कैलकुलेट कैसे होता है
उसमें फिर एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की डिस्कशन आ जाएगी, तो फिलहाल इसको कंफ्यूज ना करें। सर जी मैंने एरियर्स का मतलब बता दिया, एंड ऑफ द पीरियड। देन उसके बाद बेटा फिर आ गया लीज कमेंस्ड ऑन। अब ये एक चीज नहीं आ रही है, 1 मार्च 2005 commenced on, लीज स्टार्टिंग डेट है 1 मार्च 2005 और द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेबल ऑन 28 फरवरी 2006। एरियर्स में है, एनुअल है, और फाइनेंशियल ईयर ऑफ द लेसी इज, या फाइनेंशियल ईयर ऑफ द लेसी एंड्स ऑन 31 दिसंबर। फिलहाल जो हमने अकाउंटिंग सीखनी है कुछ दिन, वो हम लेसी के एंगल से डिस्कस करेंगे, लेसर फिर बात की बात है। अब बेटा ये जो आखिर में चीजें आई वो ये है कि अगर हम लास्ट लाइन पढ़ें तो लेसी का ईयर एंड है 31 दिसंबर, और लीज जिस साल में हुई है 2005 मार्च में, अगर इस में दोनों चीजें इकट्ठी देखें तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि लेसी का काउंटिंग स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2005 पे जिस साल लीज हुई है, और एंड होगा 31 दिसंबर 2005 पे। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा लीज एग्रीमेंट लेसी के अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट पे हो। ड्यूरिंग द ईयर आप किसी भी डेट पे लीज एग्रीमेंट फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमारा ईयर एंड है, और फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर हमारा जिस ईयर में लीज हुई है वो 2005 है। तो लीज के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लीज अब स्टार्ट हुई है 1 मार्च 2005 को, और ऑब्वियसली एनुअल रेंटल है लीज का, और एरियर्स में रेंटल है, तो लीज एग्रीमेंट के मुताबिक पहली रेंटल डेट 28 फरवरी 2006 ही बनेगी। इट मींस फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो हमारा लीज का बनेगा उसमें कोई एज सच लीज का रेंटल पे नहीं होना। मेरी ये सारी बात सबको समझ आई है? आगे चले, लास्ट इन सेंस की रिक्वायरमेंट पढ़े। लेसी फॉर लेसी क्या क्या करें? नंबर 1, ड्राफ्ट अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 2005, फिर 2006 की एंट्रीज, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2006 की विद कंपैरेटिव्स, और फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम 2006 विद कंपैरेटिव्स। एक हमारे पास सामने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आए रिक्वायरमेंट ए से स्टार्ट करें। जनरल एंट्रीज, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, लिखे हेडिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी। कौन होता है लेसी? जो राइट ऑफ यूज एसेट ऑब्टेन करता है, राइट ऑफ यूज एसेट ऑब्टेन करता है। और लेसर कौन होता है? जो प्रोवाइड करता है। इंस्टॉलमेंट्स कौन देता है? लेसी। इंस्टॉलमेंट्स रिसीव कौन करता है? लेसर। इंस्टॉलमेंट्स में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। लिख लो सब कुछ। सब लोग पार्टिसिपेट अब कीजिएगा यहां से। जी सर, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बताएं फर्स्ट डेट क्या लिखूं? फुल कंसंट्रेट, क्वेश्चन आपके सामने। बताएं फर्स्ट डेट। हमाद वसीम क्या कर रहा है यार? 28 फरवरी कहां से आ गया यार? प्लीज 1 मार्च, बिल्कुल ठीक है, 1 मार्च 2005। जी क्या करें? सबसे पहला काम लेसी क्या करेगा अपनी बुक्स में? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, राइट ऑफ यूज डेबिट। अब एसेट को कैसे स्पेसिफिक नाम नहीं, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। किस अमाउंट पे एंट्री होती है? एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, एट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आगे बढ़े।
अब इसमें बेटा कुछ चीजें रिक्वायर्ड तो नहीं होंगी, लेकिन मेरी सजेशन होगी जरा साथ साथ सब कुछ लिख लें। सबसे पहले मुझे इस डाटा में से लीज पेमेंट्स की वर्किंग का जरूरत पड़े तो अब आपने पिछले पेज पे जरा रिवाइज करते रहना है। लीज पेमेंट मींस वो टोटल पैसे जो लेसी ने ड्यूरिंग द लीज टर्म शुरू से लेके एंड तक पे करने। ठीक है, तो लीज पेमेंट्स की वर्किंग करवाएं, जरा डाटा देखें, बताएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कब कितने कितने पैसे देने, ढूंढ के बताएं। कोई डाउन पेमेंट, अब एग्रीमेंट्स बड़ा डिफरेंट एग्रीमेंट्स डिफरेंट तरीके से निगोशिएट हो सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं कि हर एग्रीमेंट एक तरह ही हो। जी कोई डाउन पेमेंट नजर नहीं आ रही, सिंपली सिर्फ क्या नजर आ रहा है, सिर्फ क्या नजर आ रहा है कि रेंटल्स पे होने, तो डाउन पेमेंट कोई नहीं है। 471475 के कितने रेंटल बनेंगे, लीज पेमेंट्स की भी बात करूं प्रेजेंट वाली बात में, कितने 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 काउंट करें, 4 साल का पीरियड है तो इंटू 4। ना ही कोई शुरू में एक्स्ट्रा अमाउंट है अमाउंट डाउन पेमेंट के तौर पे, ना ही कोई एंड में कुछ एक्स्ट्रा देना है, सिर्फ रेंटल्स ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। तो इनको जरा सम कर लें, अगर मल्टीप्लाई कर लें सॉरी इंटू 4, तो ये 285 900 शायद फिगर आ जाएगी जी। वो एरियर्स में पे होना वो एक बात की बहस है। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जहन में लाएं, हमने तो एंट्री करनी है प्रेजेंट वैल्यू पे, तो ये तो अभी मैंने लीज पेमेंट्स लिखा है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे है, पूरा मेरे ख्याल स्पेसिफाई कर ही लें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे रुक जाएं, फुल कंसंट्रेट कर लें। डाउन पेमेंट कुछ नहीं है, पहला रेंटल भी एरियर्स में है, एरियर्स में रेंटल है, इट मींस एडवांस में रेंटल नहीं है, तो सारे रेंटल्स में इंटरेस्ट है। मुझे एक क्वेश्चन पहले सुनिएगा थोड़ा गौर से, क्या मैं इस अमाउंट की, ये जो टोटल की है हमने, इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकता डिस्काउंटिंग के फॉर्मूले से? यस नो में जरा आंसर दें। 285 900 की प्रेजेंट वैल्यू इकट्ठी नहीं निकाल सकता जी? साकिब अली साहब, दानी नहीं, साकिब अली नहीं शायद, दानिश शिराज का आंसर तो यस हो गया, इर्तजाज साहब भी यस कह रहे हैं, माय डियर, और एक और भी कोई साहब हैं, उसामा, जुनेद साहब भी यस की तरफ आ गए हैं। माय डियर प्लीज, मैं इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकता इस टोटल की, वजह सुने गौर से। क्या ये पैसे इकट्ठे 4 साल बाद देने हैं? हरगिज नहीं देने। अगर 4 साल बाद इकट्ठे पैसे ये देने होते, अगर ये 4 साल बाद एक ही अमाउंट इकट्ठी देनी होती, एक अमाउंट इकट्ठी देनी होती, तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू कंबाइन करके टोटल अमाउंट की निकाल सकता था। लेकिन पैसे देने कैसे हैं? फर्स्ट 71,475 एक साल बाद, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो जिन हजरात के खासतौर में नाम बोले और जिन्होंने यस कहा था, मेरी बात को समझ आ रही है? हम इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू इस अमाउंट की नहीं निकाल सकते, ये इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने हैं, और इंस्टॉलमेंट साल के बाद देनी है, फिर दूसरे साल के बाद देनी है। तो देर इज मोर देन वन अमाउंट, बट इज दिस अमाउंट सेम? हर अमाउंट इंस्टॉलमेंट की सेम है क्या? उसमें गैप सेम है? यस, देयरफॉर हमें अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, हम एन्युटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एन्युटी के फॉर्मूले में क्योंकि सॉरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी एरियर्स में है, साल बाद ही है, इसलिए सब इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट होगा। तो सिंपली फॉर्मूलाज इन बनाएं एन्युटी का, 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 16% है, सॉल्व करें 0.16, और -4 इंस्टॉलमेंट्स डिवाइड बाय 0.16। एक बात और सुन लें, अगर ये इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में होती रादर देन एरियर्स, तो मैं क्या करता, पहली इंस्टॉलमेंट को एज इट इज अलहदा कर लेता, क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू फिर सेम हो जाएगी, और बाकी फिर 3 इंस्टॉलमेंट्स की जब मैं एन्युटी के फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू निकालता तो 4 की बजाय -3 कर देता। क्या मेरी बात हर एंगल से सब लोगों को क्लियर है? अब्दुल्ला सर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट भी है, 0.96। हाँ
जी बेटा, क्या मैं इसको राउंड ऑफ करके 2 लाख रुपया कह सकता हूं, या हमारी सारी काउंटिंग साइड पे और दोबारा राउंडिंग ऑफ स्टार्ट आ जाएगी सामने? बेटा प्लीज, क्या राउंड ऑफ करके 2 लाख रुपीस कह सकता हूं 0.9611 को बेटा? ओके। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस में ना एक छोटी सी और चीज भी देखिएगा जरा। नंबर 2 से देख लें पहले। इसमें बेटा कैश प्राइस दी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमारे पास कैश प्राइस अवेलेबल थी 7710। जब हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है तो वो डबल क्वेश्चन नंबर 1 में भी कैश प्राइस के इक्वल आई है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी कैश प्राइस के इक्वल आई है। लेकिन ये कोई रट्टा नहीं लगा लेना है, ये कोई रट्टा नहीं लगा लेना है, ये कुछ जरूरी नहीं होता है। तो हम हर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, चाहे कैश वैल्यू गिवन हो या ना गिवन हो, और वो फिगर सेम आए प्रेजेंट वैल्यू की कैश प्राइस के या ना आए, हमारी अकाउंटिंग प्रेजेंट वैल्यूज की बेस पे होनी है। कैन बी डिफरेंट, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है मोहम्मद साकिब एंड एवरीबॉडी? अब आप एंट्री कंप्लीट करें जरा बस। तो राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट एंड लीज लायबिलिटी क्रेडिट। एनी अदर कंफ्यूजन? यहां तक इकट्ठे हो जाए सारे। बेटा उस्मान दानिश किन चक्रों में पड़ गया है, कोई जरूरत नहीं इस चीज की। ये प्लीज कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला अपनी तरफ से कोई ना बनाए, प्लीज ऐसे ना करें। अभी ये आप अकाउंटिंग के एंगल से इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि अकाउंटिंग के नए नए फार्मूलाज ड्राफ्ट करना बेटा शुरू हो जाए। प्लीज पहले जो अकाउंटिंग बनी हुई है इसको पढ़ लें। आप ये ना कि समझ लीजिएगा इंटरवल वन पढ़ने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग सारी खत्म हो गई। अकाउंटिंग अभी शुरू होनी है, जब आप फाइनल में जाएंगे। ये तो अभी इवन FA2 भी एक मजाक सॉर्ट ऑफ ही है, तो इस चक्कर में ना भी पढ़े। अभी आप एक लर्निंग फेज में, और अभी बिल्कुल इनिशियल लर्निंग फेज में। ठीक है उस्मान दानी साहब, जो चीज हो रही है बेटा उसको पहले फोकस करके ग्रास्प करें। जी सर जी। जी माय डियर, फोकस ऑन द स्टोरी वंस अगेन। फर्स्ट एंट्री होगी राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ईयर एंड जहन में बनाए रखें 31 दिसंबर 2005। बताएं नेक्स्ट डेट, किस डेट पे रुकूं? फुल कंसंट्रेट कर दें, फुल कंसंट्रेट। सब लोग बताएं, पार्टिसिपेट करें जी। 31 दिसंबर कुछ लोग बताना शुरू कर दें हम, उन्होंने मुझे, क्या रीजन है? आप क्यों इस दिन मुझे रोकना चाह रहे हैं? 31 दिसंबर 2005 पे क्यों रोकना चाह रहे हैं? रीजन? चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक हो गया। राइट ऑफ यूज एसेट अब लेसी की बुक्स में डेप्रिशिएट होगा, डेप्रिसिएशन का कार्पेट बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम बेटा आप नहीं पार्टिसिपेट करे सही तरह। मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम फिर गायब है। जी सर जी, डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें। बताएं डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे किस तरह चार्ज करूं? जिस अमाउंट पे राइट ऑफ यूज डेबिट हुआ है वो अमाउंट उठाएं, और बताया हुआ 4 सालों में डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 4, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय ना 50,000 के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जी हाफिज मोहम्मद बिलाल साहब ठीक कह रहे हैं आप, जस्ट एक मिनट जरा। जी जिशान साहब जस्ट एक मिनट। हमेशा बेटा जब भी कभी डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेंगे और डेट्स अवेलेबल हैं और क्वेश्चन साइलेंट है, और तो हमेशा टाइम बेसिस पे चार्ज करेंगे, 1 मार्च से 31 दिसंबर। ओके, 9/12 नहीं बेटा शराज, काउंट किया करो, 1 मार्च है। ना करें इस तरह की मिस्टेक्स, नहीं होनी चाहिए, काउंट किया करें। 10/12 इज इक्वल टू ना क्या हो गया यार, 37 कैसे आ सकता है? डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज करेंगे क्योंकि हम 4 साल इसे यूज करेंगे बात साहब। तो ओनरशिप ट्रांसफर ना भी हो, तो जब 4 साल आप इसे यूज करेंगे तो क्या उस 4 साल के अरसे में से डेप्रिशिएट नहीं करेंगे मिस्टर मोहम्मद अब्बास साहब? 41,667 जी अब्बास साहब जल्दी से आंसर दे दें इस बात का। क्या डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज होती है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, या डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज होती है क्योंकि आप एसेट यूज कर रहे हैं? जी डियर अब्बास।
ओके बात मेरी जी आवाज साहब, कम ऑन यार, एक क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर तो दें यार, इन चक्कर में डाल देते हैं मुझे। चले आगे बढ़े बड़ा। देन माय डियर सेम डेट जरा दोबारा लिखें। कुछ बच्चों ने बड़ी सही तरफ इंडिकेट किया, बड़ी सही तरफ हमें कनिश किया, तो वो जो बच्चे कहना चाह रहे हैं भी मैं जरा डिस्कस कर लूं, बात उनकी बिल्कुल ठीक है। ये सेम आईडी दोबारा लिखें, 31 दिसंबर 2005, यकीनन फुल कंसंट्रेट, यकीनन फर्स्ट रेंटल जो है वो तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 28 फरवरी 2006 वाले दिन होना है। लेकिन जी 10 मंथ्स क्योंकि बेनिफिट लिया है जुनेद साहब, इसलिए 10 मंथ्स की मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की है। तो 10 मंथ्स बेनिफिट लेने की वजह से 10 मंथ्स की मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की है। तो उसे आगे बढ़े, लेकिन सेम डेट लिखते हैं। रेंटल नेक्स्ट ईयर 28 फरवरी 2006 पे पहला पे होना है, तो यकीनन कैश तो उस वक्त क्रेडिट होगा और उसी वक्त पेमेंट करने से फिर लायबिलिटी भी कम होगी। लेकिन 31 दिसंबर 2005 पे एक काम होना है। वो जो एक काम है वो समझने के लिए आप इस तरह करें, इस एंट्री के लिए 31 दिसंबर जो दोबारा डेट लिखी है उसके नीचे दो लाइंस रख लें और एक जरा फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल मुझे जरा बनवा दें दोबारा। वो फिर मैं जरा टेबल बना लें, बिल्कुल ठीक है, आप सही पहुंच गए। 10 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी अक्रूवल बेसिस पे कंसिडर होना चाहिए। 10 महीने अगर गुजर गए हैं तो 10 मंथ्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो कैसे रिकॉर्ड होगा, किस तरह वो वर्किंग होगी, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हम आराम से समझ जाएंगे अगर हम जरा टेबल बना लें। तो काइंडली जरा 2-3 लाइनें रख के एंट्री के लिए आप लोग फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल की तरफ प्लीज आ जाएं और हेडिंग्स लिख लें। मैं भी टेबल बनाना दोबारा स्टार्ट करता हूँ। दोबारा मेरे ख्याल ये ब्रैकेट में अब लिखने की जरूरत नहीं है, टू सेग्रीगेट एंड दिस सो ऑन, ये एक दफा आपने नोट कर लिया हुआ है, तो मेरा ख्याल है दोबारा अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो एक नजर वहीं पड़ जाएगी। डेफिनेटली अब इसका मकसद वंस अगेन क्या है कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं 71475 की, इसे हम प्रिंसिपल इंटरेस्ट में डिवाइड कर लें। तो साहब जो बेटा आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ऐसी बात हरगिज नहीं है। हमने हरगिज 10 महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं देनी, इंस्टॉलमेंट हमने 12 महीनों की देनी है। लेकिन उस इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट होगा जुनेद साहब, वो 10 महीने में और शायद 2 महीनों में ब्रेक होना चाहिए बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर। तो इंस्टॉलमेंट हमने ब्रेक करके नहीं देनी है। इंस्टॉलमेंट एनुअल है जो एरियर्स में पे करनी है, और एनुअल इंस्टॉलमेंट अगर एरियर्स में पे करनी है तो साल बाद करनी है। साल बाद का मतलब जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ उससे ऑनवर्ड साल। तो लीज एग्रीमेंट जो है उससे बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपका लीज से रिलेटेड ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, और हो सकता है कि अकाउंटिंग ईयर और लीज के ईयर में डिफरेंस आ जाए। ठीक है मिस्टर जुनेद? जी डियर, अब मेरी चंद बातें एक मिनट मुझे जरा स्टार्ट दोबारा करवा देने दें। चंद बातें जरा आपने दोबारा ध्यान से सुननी है। सबसे पहली चीज, जी उस्मान दानिश साहब बिल्कुल ठीक है, सॉरी दानिश अजीम साहब सही कह रहे हैं। सबसे पहली चीज, 2-3 बातें मेरी फिर गौर से सुने। ये टेबल स्टार्ट होता है लीज कमेंसमेंट डेट से, अकाउंटिंग ईयर से नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में अकाउंटिंग ईयर और लीज ईयर सेम था, तो एग्रीमेंट डेट से 1 मार्च 2005। और किस बैलेंस से, जिस बैलेंस से आपने लीज लायबिलिटी को क्रेडिट किया, विच मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी कह लें, लेकिन बेहतर वर्ड क्या है, जिस अमाउंट से लायबिलिटी क्रेडिट हुई है, दैट इज 2 लाख। पहले तो ये बता दें, याद आ गया सब कुछ यहां तक? नेक्स्ट स्टेप इससे भी बेटा जरा इंपॉर्टेंट है। आपने इस टेबल को बनाते हुए अकाउंटिंग ईयर्स नहीं देखने, आपने ये टेबल बनाते हुए लीज का पे एग्रीमेंट हो जाएगा, हो गया है शायद कह लें, और उसके बाद जो अगली डेट इस एग्रीमेंट के मुताबिक आनी है वो फिर 28 फरवरी 2006 आना है। कोई डाउन पेमेंट नहीं है।
ठीक है। और रेंटल कितना है, एक बार एक स्टेप पूरा देख लें, बाकी इंशाल्लाह कर लेंगे। 471,475, क्या इस रेंटल में इंटरेस्ट है? यस, ये साल बाद है, लेकिन इस पे इंटरेस्ट नहीं है प्लीज। इंटरेस्ट किस पे है? 2 लाख रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च अप टू 28 February। रेट वॉज 16%, मल्टीप्लाइड बाय 12/12, पूरे साल का आना है। वो बाद में जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो यकीनन उसे 10 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। टेबल बनाते हुए, प्लीज माय डियर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, टेबल बनाते हुए आपने एग्रीमेंट की डेट्स को कंसिडर करना है। तो यकीनन एंट्रीज करते हुए हम अकाउंटिंग ईयर को कंसिडर करेंगे। तो फिलहाल 2 लाख इंटू 16% बनता 32,000 है, लेकिन कब से कब तक का? 1 मार्च से लेकर 28 February तक का। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई है। प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है? इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट और रेंटल में से माइनस कर दें, बैलेंसिंग फिगर आ गई 39,475। और लास्ट में फिर बैलेंस जो रैग था उसमें से प्रिंसिपल प्लीज, इसमें इंटरेस्ट नहीं है 2 लाख में, बैलेंस में से प्रिंसिपल पे होने के बाद फिर हमारा क्लोजिंग प्रिंसिपल रह जाएगा 160,525। मैंने बहुत सी बातें की हैं इस टेबल के पहली 2 लाइंस को बनाते हुए, सब कुछ 100% क्लियर है, पहले बता दें। चलें अब ये 2 लाइंस देख के लिख लें, बाकी फिर ये टेबल कंप्लीट करें। 4 साल हैं, 4 रेंटल्स हैं, तो लिख कंप्लीट करें सारा। अब मुझे फिगर्स बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई मेरी मिस्टेक होगी आप सॉल्व करें तो वो जरूर मुझे बता दीजिएगा। नहीं, मेरे फिगर्स वैसे हैं। चलो दे दो, मैं कर लेता हूँ, राउंडिंग ऑफ का इशू है। दे दे। जी उमर खालिद साहब, आप क्लास अटेंड करने के साथ साथ कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं? उमर खालिद साहब तो अपने ही मुझे लग रहा है। जी बट अली रजा, आपने भी कुछ और भी साथ ओपन किया भैया? अली रजा, कंसंट्रेट ऑन द क्लास है। जी माय डियर, मेरी फिगर्स ठीक है सर सब? अगर आप सही वर्किंग करेंगे तो बड़ा अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर
0 आएगा, और मेरा ख्याल है कि अगर हम सही बस राउंडिंग ऑफ करें तो बाकी प्लीज टेंशन फजूल में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके प्लीज, सब कुछ क्लियर है? जस्ट एक मिनट, फाइनली मैंने कल भी आपसे कहा था, ये फर्स्ट ये तो 3 कॉलम्स है रेंटल्स के, प्रिंसिपल इंटरेस्ट के, इनका सम करना था। ये टोटल करना वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिलहाल क्योंकि अगर हम एक लर्निंग फेज में, तो जरा आपको आइडिया हो जाएगा इन फिगर्स का टोटल किसके इक्वल आता है। तो पहली फिगर जो है लीज पेमेंट्स की है, प्रिंसिपल की है, कर लिया करें मेरा ख्याल है। ये 2 लाख बनेगा, करके देख लें, और फिर इंटरेस्ट सेग्रीगेट हो गया। तो असल में 2 लाख वाज प्रेजेंट वैल्यू एंड 285,900 वाज द टोटल अमाउंट ऑफ लीज पेमेंट्स। तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो था वो हमने इस टेबल में सेग्रीगेट कर लिया। ये ठीक है लीजिए साहब, माशाल्लाह आप मेरे से ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि बैकग्राउंड एप्लीकेशन खुली हुई है। क्यों, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंग न्यूज़ ये है मेरे लिए कि और किसी की भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन नहीं खुली हुई और आराम से क्लास ले रहे हैं। बस ये लीजिए थोड़ी सी मेरे लिए जरा एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है, लेकिन बहरहाल हो सकता है कोई आपका स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम हो। जी डियर, टेबल फाइनल है प्लीज। ओके ठीक है लीजिए, कोई इशू नहीं। जी सर, अब आए, हमने जो स्पेस छोड़ी थी 2-3 लाइनें, ताकि हम एंट्री कर सकें, तो वो स्पेस क्यों छोड़ी गई थी। थोड़ा सा जरा ये टेबल जो है ना, ये इसका काउंटिंग ईयर हमारा डिफरेंट है और लीज ईयर डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा सा जरा हमें अंडरस्टैंडिंग सही डेवलप करनी पड़नी है। ये जो 32,000, सब लोग इस अपने टेबल में सर्कल लगाएं जो आपने बनाया, फुल कंसंट्रेट। जी मुवाहिदुल्लाह साहब, मुवाहिदुल्लाह हुसैन साहब, ये हसन साहब, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस सॉफ्टवेयर के नाम मेरे पास हरगिज नहीं आते, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, ये मुझे जरूर पता चल जाता है कि आपके डिवाइस पे अगर एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर ओपन हुए हो। तो बहरहाल वो टेंशन ना लें, मुझे पूरी उम्मीद है कि बस आपको हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग कंसंट्रेशन से क्लास सुने। बाकी डेफिनेटली बेटा कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई आप पे कोई झगड़ने वाली आपसे कोई बात तो है नहीं। जी डियर, सर्कल लगाइएगा 32,000 पे, कहां से लेके कहां तक का ये इंटरेस्ट है, फुल कंसंट्रेट, ये 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है। जी ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो 1 मार्च 2005 से लेके फुल फोकस स्टोरी पे 28 फरवरी 2006 तक का ये इंटरेस्ट है, 12 मंथ्स का। ओके, तो यकीनन 1 साल का है, लेकिन इसमें से अगर मैं कहूं कि 10 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर में और 2 मंथ्स का इंटरेस्ट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आना है, तो आप मेरे से एग्री कर जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, टेबल में से इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट की अमाउंट है फर्स्ट रेंटल में 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/12, सॉल्व वो पहले ही हुआ है, 10/12 2667 हो जाएगा। व्हाट शुड बी द डबल एंट्री, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। पे तो इसने अगले साल होना है, लेकिन किस कॉन्सेप्ट ने हमें फोर्स किया है कि हम ये 10 महीनों इंटरेस्ट अपने अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करें, दैट कॉन्सेप्ट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो 26667 राउंड ऑफ कर लें, ये हमारा इस साल का 10 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। आई होप कि जो हजरात मुझे इंटरेस्ट के हवाले से बात कर रहे थे वो क्लियर हो गए। ठीक है, जज़ाकल्लाह सबका, अक्रूवल बेसिस की बात हो रही है। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं फाइनली रह गई? स्पीड अप थोड़ा सा हो जाए, मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन कम से कम आज मैक्सिमम वाइंड अप हो जाए, ताकि हम कल से ऑनवर्ड्स कुछ अच्छी डिस्कशन, अच्छी चीजें कुछ जरा डिटेल में डिस्कशन कर सकें। ओके प्लीज, क्लियर है, कोई इशू तो नहीं किसी का? चलें, नोट कर लिया ना सबने? आ जाए बी रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाए। तो ये तो थी ए रिक्वायरमेंट, सॉरी
गया। ये रिक्वायरमेंट थी बेटा कि हम 2005 की एंट्रीज करें। अब हम बी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ड्राफ्ट द एंट्रीज, दोबारा जनरल एंट्रीज करनी है, लेकिन अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की। लिखिए हेडिंग जनरल फॉर द नेक्स्ट ईयर। सॉरी 2006। हेडिंग लिख के ये ठीक है अब्दुलरहमान साहब, मैं लेकिन बेटा मैं क्योंकि वैसे ही बस आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मैंने पेपर तो देने नहीं, इसलिए अगर मेरा कोई सॉफ्टवेयर खुला भी हो तो मेरा ख्याल है मुझे शायद इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्लीज ज्यादा होना चाहिए मिस्टर अब्दुलरहमान साहब। सर जी जो इंस्टॉलमेंट है माय डियर, उसमें अगर उसमें प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, तो हमारा जो एक्सपेंस है वो सिर्फ इंटरेस्ट वाला रिकॉर्ड होना है। जो प्रिंसिपल पोर्शन है उससे लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड होना है, ठीक है। तो लाइबिलिटी इज अ बैलेंस शीट आइटम, अक्रूवल बेसिस पे जो एक्सपेंस और इनकम होती है उससे रिकॉर्ड होना होता है, ठीक है मिस्टर जुनेद खान सर। तो उस इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है वो मैंने लिख दिया। ये अब्दुलरहमान साहब आपके अलावा भी एक अब्दुलरहमान साहब है, ठीक है, अगर नहीं आपने नहीं लिखा। जी माय डियर, नहीं माल साहब आपकी जरा डेट ठीक नहीं है जी। फर्स्ट कौन सी डेट है, जरा सही दोबारा कंसिडर कीजिएगा, एक दिन आगे है शायद। आप मुझे इस स्टोरी में से बताएंगे किस डेट पे रुक के कोई एंट्री करनी है। जी माल साहब मेरा ख्याल है 1 मार्च नहीं बेटा, ये होना चाहिए 28 फरवरी। अब इंस्टॉलमेंट रिकॉर्ड होनी है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट इनका रिकॉर्ड होनी है। तो ये जो एंट्री बेटा मैंने करनी है आपके सामने, ये थोड़ी सी जरा चेंज तरीके से होगी, क्योंकि इसमें कुछ पुराना इंटरेस्ट भी है और कुछ अगला भी है। तो ये जरा एंट्री आपने पहले रुक के मेरे साथ समझ के लिखनी है। तो प्लीज 28 फरवरी 2006 डेट लिख के अपना निकाल लें जरा। इस टेबल में बेटा अगर हम देखें तो रेंटल की अमाउंट है 28 फरवरी 2006 की 71475, ये रेंटल की अमाउंट है। उसमें जो प्रिंसिपल है और फिर इंटरेस्ट है, लेकिन अब ये एंट्री करते हुए हमें जरा थोड़ा सा कॉन्शियसली गौर से चीजें देखनी पड़नी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरा अपने रजिस्टर का जरा टेबल सामने रख लें, रजिस्टर पे जो टेबल आपने मेरे साथ बनाया था। कैश तो ऑब्वियसली क्रेडिट होना है, थोड़ा सा नीचे लिखो, सॉरी 28 फरवरी 2006। कैश तो ऑब्वियसली बेटा आपने देना है 71475, रेंटल तो वो टोटल देना है। उसमें से जो प्रिंसिपल पोर्शन है उसके अगेंस्ट तो लीज पेमेंट, सॉरी लीज लायबिलिटी ने डेबिट होना है। तो लीज लायबिलिटी ने हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट से डेबिट होना है, तो दैट इज 39475। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अब बेटा जो वो जो इंटरेस्ट है 32,000 का, वो 32,000 इकट्ठा लिख के मैं उसके साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं कह सकता। वाई क्यों? इसमें से 2667 इनफैक्ट 26,667 ये हम अक्रूवल बेसिस पे लास्ट ईयर के एंड पे एक्सपेंस बना चुके हैं। तो ये जो 32,000 अब ये सारा 2006 का इंटरेस्ट नहीं है। होना अब क्या है, पैसे जाने से, गौर से मेरे वर्ड सुनिएगा, पैसे जाने से 2667 की वो लायबिलिटी खत्म होगी जो हमने पिछले साल के एंड पे बनाई थी। यहां तक बात क्लियर है मेरी सारी? तो उसके अगेंस्ट 2667 के अगेंस्ट अब एक्सपेंस डेबिट नहीं, एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया था। हाँ, जो पैसे नहीं दिए थे तो उसकी वजह से लायबिलिटी बन गई थी, और अब वो पैसे देने से लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। और फाइनली जो 2 महीनों का इंटरेस्ट रह जाएगा, सॉल्व करें जरा सारे। 32,000
मल्टीप्लाइड बाय 2/12 जो 2 महीनों का इंटरेस्ट रह जाएगा, अमाउंट बनेगी 5333, बिल्कुल ठीक है। उस 5333 के साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस वर्ड आना चाहिए। यकीनन ये एंट्री करने के बहुत से अलग-अलग डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद समझने के लिहाज से सबसे बेस्ट वे ये कि हम कंपाउंड एंट्री समझ लें। कैश कितना जाना है, रेंटल के इक्वल, लीज लायबिलिटी ने किस अमाउंट से डेबिट होना है, प्रिंसिपल से, और इंटरेस्ट क्योंकि 10 मंथ्स का पिछले साल रिकॉर्ड हो गया था तो उसकी पेमेंट करने से लायबिलिटी कम होगी, और जो 2 महीनों का जनवरी और फरवरी 2006 का जो इंटरेस्ट है करंट ईयर का, वो फिर इस साल का एक्सपेंस इसी साल डेबिट हो जाएगा। एंट्री मेरी सबको क्लियर हो गई है? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं रह गई? जी नोट कर लें, मेरा ख्याल है कि शायद क्लियर है सारे। जी सर, ना यहाँ कोई अब्दुल्ला वहाब साहब, ना कोई कंबाइन कंपाउंड है, ना कोई सिंपल है। एक एक साल बाद इंटरेस्ट तभी कंपाउंड होता है अगर पैसे ना दिए जाएं, तो यहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जैसी साल गुजर रहा है हम अकॉर्डिंगली वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। 10 महीने बाद कंपाउंडिंग तभी होगी अगर क्वेश्चन में कहा गया होगा। बाय डिफॉल्ट साल बाद कंपाउंडिंग होती है इंटरेस्ट की अगर होनी हो, लेकिन वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि साल बाद हम इंटरेस्ट अपना दे रहे हैं। फिर जो रिमेनिंग प्रिंसिपल रह गया है उसकी बेस पे हम अपना फर्दर इंटरेस्ट टेबल में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर है सारा? ये एंट्री अगर आप चाहें तो किसी और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा जरूरत नहीं है। ऐसे अगर बात क्लियर नहीं हुई वो मैं समझा देता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है अगर आप किसी और वे से वो एंट्री करना चाहें। तो जो पैसे गए उसके अगेंस्ट रेंटल की अमाउंट से कैश या बैंक क्रेडिट, प्रिंसिपल अमाउंट से लायबिलिटी डेबिट, और जो इंटरेस्ट था उसका प्रोपोर्शन इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ एक्सपेंस ऑलरेडी पिछले पीरियड में रिकॉर्ड हो गया था। ये काम कल क्यों नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि कल क्या हो रहा था, एग्रीमेंट क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में हुआ था, इसलिए पूरे साल का जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा था वो एज इट इज साथ ही एंड ऑफ द ईयर पे हो रहा था। ओके प्लीज, ये आपकी मर्जी ना, मतलब जैसे आप करें। देन बेटा जरा डिस्कशन वाइंड अप कर ले इस साल की, कुछ सोचें जरा, कोई और काम तो नहीं रह जाएगा ईयर एंड पे आके? कंसंट्रेशन फुल रखें, शायद अभी 2 काम पड़े। जी बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले तो इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें। क्या इस साल भी 10 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, या इस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन? सोचें सोचें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 10 मंथ्स नहीं माय डियर, कम ऑन, क्या हो गया? अब 10 मंथ्स क्यों आ गए? अब सेकंड ईयर में तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की पूरे साल बेटा डेप्रिसिएशन आएगी। फर्स्ट ईयर में क्यों 10/12 हुआ था? 1 मार्च सा था। बेटा उसकी जरूरत नहीं नजम साहब, ऐसे मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। नए नए तरीकों की जरूरत है। कोई एक तरीके से अगर बात समझ आ गई है तो मेरे ख्याल ठीक है, अनलेस कोई बात अगर नहीं समझ आई वो एक अलग इशू है। तो 50,000 बेटा डेप्रिसिएशन बनेगी, ठीक है, क्लियर है? ये पूरे साल की चार्ज कर रहा हूँ, जिन हजरात ने 10 मंथ्स कहा था, क्लियर है? जिन्होंने 10 मंथ्स कहा था बस वो बता दें। जिन लोगों ने 10 मंथ्स कहा था, अपने पास आपके सामने इस वक्त नाम सारे नहीं आ रहे, वो कुछ ऊपर चले गए। जिन लोगों ने 10 मंथ्स कह दिया था, क्लियर होगी मेरी बात या एक्सप्लेन करने की जरूरत है? जी नजम साहब आप क्लियर है? जी डियर, दोबारा ये सेम डेट लिखें, और अब बताएं ये सेम डेट मैंने क्यों लिखी है? अब आप बताएं, अब आप बताएं, अब आप बताएं। अपना टेबल देखें, बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो हमें एक्रू करना है। दोबारा 1 मिनट सर्कल लगाएं इसे, 25684 को जरूर इसका टाइम पीरियड लिखें। क्या टाइम पीरियड है इसका? 1 मार्च
2005 नहीं सॉरी अब 6 to 28 February 2007 लिखें 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 काइंडली प्लीज लिखना है। और वंस अगेन 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक के जो 10 मंथ्स बनते हैं 2006 वाले, उन 10 मंथ्स का इंटरेस्ट इस 25684 में से अक्रू होना चाहिए। सब लोग समझ लेंगे बात को? तो मेरा ख्याल है कि ये अमाउंट 21,000 समथिंग बनेगी। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं जो बता रहे हैं, तो आप सिर्फ चेक कर लें कैलकुलेट करके। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट बाय रुपीज 21,403 21,403। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई सर? अगर कोई सवाल है किसी का पूछ लें, बाकी ठीक है। ओके, नोटेड है। तो लिख तो नहीं रहा? चले ठीक है। इसकी सीओडी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी स्टार्ट कर लें, इकट्ठी इन सेंस इकट्ठी कम से कम पढ़ लें। अब हमने बेटा 6 विद कंपैरेटिव मीन 6 और 5 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स और 6 और 5 विद कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, उसी तरह जिस तरह कल बनाया। तो नेक्स्ट पेज पर हेडिंग लिखें, आए जरा साफ सुथरी वर्किंग करें। कंपनी नेम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स 2006 विद कंपैरेटिव। आप लोग दोबारा फॉर्मेट बनाइएगा। करवाना है, अब चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। जी, नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन जरा खुद से मेंशन कर लें, करें फाइनल, मिस्टेक नहीं। अब ये एक्यूमुलेट हो रही है कि 50,000 ऐड होके 91,667 राइट ऑफ यूज एसेट सबसे पहले तो आएगा, तो उसकी डब्ल्यूडीवीज बन जाएंगी 158,333 और 108,333। देख लें मेरी फिगर्स क्लियर है? राइट ऑफ यूज एसेट हो गए। नोट करें तो मेन इशू जो है ना फिर वो लाइबिलिटी वाला वो रिजॉल्व करते हैं। जी नोटेड है प्लीज। अब बेटा वो हेडिंग्स जिसमें कोई फिगर नहीं है, जिसमें फिगर की कोई डिटेल नहीं है, तो उसको मेंशन करने की बेटा सच कोई जरूरत नहीं है। तो स्ट्रेट अवे करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग पे आ जाए। तो फिगर्स में इशू तो नहीं है? अगर है तो बताइएगा, वरना ठीक है। चलें करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में आ जाए। बेटा कैलकुलेटर पे है 41,667 में जब 50,000 जमा करेंगे तो 91,667 आ जाएगा। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 50,000 है। ठीक है इनाम अली साहब?
स्टार्ट लें सर। हेडिंग्स हो गई हैं, स्टार्ट लें। ये मुझसे मेरे साथ करना भी, आपने खुद नहीं करना। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 में जरा मेरे साथ दोबारा समझे मेरे से। चले, अगर कोई आगे पीछे छोड़ दें, टेबल जरा सामने रखें। ईयर एंड और एग्रीमेंट की डेट्स डिफरेंट होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा इश्यूज आएंगे, तो उनको बेटा जरा मेरे साथ जरा डिटेल में समझना है। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, तो सबसे पहला काम ये है कि हमने अपना ईयर एंड ज़हन में रखना है, और हमने यकीनन 6 के बारे में भी सोचना है और 5 के बारे में भी, लेकिन उसका तरीका ये रख लें कि सीक्वेंस डेवलप कर लें। लेट्स अजीम, अगर मैं आपसे कहूं कि हम एज ऑन 31 दिसंबर 2005 खड़े हैं, तो सबसे पहले आपने क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करना है और देन उसके बाद फिर उसका करंट और नॉन करंट पोर्शन बनाना है। तो सबसे पहले गौर से देखे टेबल, मुझे ये आपने बताना है कि एज ऑन 31 दिसंबर 2005 के एंड पे हमारी लीज लायबिलिटी कितनी है। एक बात और मैं जरा कर दूं, प्रिंसिपल हमेशा अलहदा सोचना है और इंटरेस्ट अलहदा। तो इस वक्त सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के एंगल से व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी, आप सबका ओपिनियन क्या है, मुझे जरा बताना है आपने। जी बेटा, असद और फरहान, अब जिनके मैं नाम बोलूंगा वो खासतौर पे मुझे 12 बाद मेरे रिस्पॉन्ड करेंगे। आप सबके लोगों का मुझे आंसर चाहिए। जी सलमान साहब ने तो कहानी खत्म कर दी, वो कहते हैं बैलेंस ही नहीं है। इनामुल्ला, दानिश अजीम, सुबहान अल्लाह शाहजेब साहब, उमर छा गया यार। प्लीज जुनेद, क्या मजाक कर रहे हो यार। हारिस, जुल्कर नैनी, क्या मजाक कर रहे हो आप। रुक जाए सारे बस। बेटा लीज लायबिलिटी की बात हो रही, मुझे रेंटल बताने शुरू कर दी किसने, किसने कुछ बताना शुरू कर दिए। क्या क्या बताए जा रहे हैं, ये तो मुझे लगता है खुद भी नहीं आपको पता। लीज लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर 2005, सुने गौर से, बहुत सारे लोगों की मिस्टेक है। ये बेटा 1 मार्च को 2 लाख लायबिलिटी बनी थी। अब ये जो डेट्स लिखी हुई ना, ये काउंटिंग ईयर के एंडिंग डेट्स नहीं है, ये एग्रीमेंट की डेट्स है, एग्रीमेंट के रेंटल्स की एरियर्स में डेट्स हैं। तो 31 दिसंबर 2005 तक कोई रेंटल पे नहीं हो सका है, देयरफॉर पूरा 2 लाख क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये जो बैलेंस है ये तब होगा जब 28 फरवरी 2006 को पहला रेंटल पे हो जाएगा और उसमें से फिर ये प्रिंसिपल लेस हो जाएगा। तो हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2005 वाले दिन। तो प्लीज फिलहाल अपनी एंट्रीज देखें, पहले साल में कोई लीज लायबिलिटी डेबिट नहीं हुई थी। सबको क्लियर है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस उसामा जी, मैंने आपका नाम भी बेटा जुल्करनैन नहीं लिया था। जिन लोगों का गलत था खासतौर पे वो लोग क्लियर है, सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके मैंने कुछ नाम भी शायद लिए थे, और अगर किसी का नहीं ले सका था जिसे पता है कि गलत था, आप लोग क्लियर है सारे। तो पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द क्लोजिंग बैलेंस। ये बिल्कुल ठीक है, वही तो बात हो रही है। लेकिन बेटा बैलेंस शीट में ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी इकट्ठा तो नहीं आना, फिर इसका काम क्या होता है, करंट पोर्शन नेक्स्ट कॉलम देखना होता है। क्या ये करंट लायबिलिटी में अमाउंट आनी है जो नेक्स्ट ईयर पे हो जाना है प्रिंसिपल। ओके है, ओके है। इस 2 लाख में से 39475 करंट लायबिलिटीज में अपीयर होगा। और अगला सोचें, ये जो अगले 3 प्रिंसिपल हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा 2 लाख, इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, तो अगली 3 को जमा भी किया जा सकता है। एक दफा दोबारा मेरे कहने से कर लें, जरा कर लें इन तीनों को प्लस करें,
तो इन तीनों के प्लस करने से आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी आएगी, लेकिन डेफिनेटली टाइम वेस्टिंग है। हाफिज हमजा गलत कर रहा है यार, क्या कर रहे हो, गलत देख रहे हो माय डियर हाफिज हमजा, क्या हो रहा है। प्लस करें, तीनों को प्लस करें तो आपका आंसर जो इनको प्लस करके आएगा वो इस करंट लायबिलिटी के प्रिंसिपल के सामने वाला बैलेंस आएगा। लेकिन अब अपने आप को कंफर्टेबल करें, कंफर्टेबल करें, इन्हीं तीनों का सम है ये 160525। डेफिनेटली टाइम वेस्टिंग है, करना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को प्लीज क्लियर कर लें इस वक्त। सही है मेरा ब्रेकअप के 39475 करंट लायबिलिटीज में आना चाहिए और 160525 नॉन करंट लायबिलिटीज में आना चाहिए। कोई क्लियर है मेरी बात, कोई इशू तो नहीं है? किसी का इशू है तो सिर्फ वो बताए, जो क्लियर है वो ठीक है, जिसका इशू है वो बताए। हाफिज हमजा आप क्लियर हो गए प्लीज? जैसे हाफिज हमजा जी डियर, अब इस तरह करें, पहले ये दोनों फिगर्स जो आइडेंटिफाई हुई हैं इनको अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स में लिखें। 2005 में 5 में करंट पोर्शन बिकम्स 5 का करंट पोर्शन बिकम्स 39475 एंड नॉन करंट पोर्शन इज these liabilities 160525। डन सर? कैलकुलेटर पे अफसलान अहमद साहब, कैलकुलेटर पे वैसे ही आया है। ओके सर, सब क्लियर है? ये आपको अफसलान अहमद साहब किसने कहा है कि ये 28 मार्च 2006 का बैलेंस है? ये 28 फरवरी 2006 का पहले तो बैलेंस है, पहले तो ये क्लियर कर लें। और नंबर 2 ये है कि इस दिन ये जो बैलेंस रह जाएगा उसमें से पैसे 2007 में, फिर 2008 में और 9 में पे होंगे। 2 लाख रुपया में से 39,475 28 फरवरी 2006 को पे हो जाएगा और जो बाकी बच जाएगा वो 2007, 8 और 9 को पे होगा। ठीक है अरसलान अहमद साहब, ये जो बैलेंस 28 फरवरी 2006 को रह जाएगा इसने 7, 8, 9 में पे होना है, तो क्या इसने 1 साल बाद पे होना है मिस्टर अरसलान? देन माय रिक्वेस्ट इज, सब क्लियर है जी प्लीज, कोई और इशू तो नहीं? देन माय रिक्वेस्ट इज आप लोग एक इंडिविजुअल एफर्ट करें विद रिस्पेक्ट टू 2006 जरा, with respect to 2006 31 दिसंबर 2006 का क्लोजिंग कितना है और फिर उसका करंट और नॉन करंट कितना है, पहले जरा खुद से एक एफर्ट कर लें, बाद में फिर मैं फिगर्स लिखता हूं। मुझे चाहे ना बताएं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी एटलीस्ट वर्किंग कर लें, मैं फिर लिख दूंगा, कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही बार बार मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो टाइपिंग करने में, आप फोकस करें पढ़ाई में, लेकिन अपना आइडेंटिफाई जरूर कर लें तो फिर मेरे से मैच कर लीजिएगा। अगर ना मैच हो सके तो फिर मेरी मिस्टेक को बता दीजिएगा जी बेटा, लेकिन जंप नहीं करने हैं। बेस्ट वे ये है, सबसे पहले व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2006 वाले दिन, वो क्लोजिंग बैलेंस 165 ही होगा, क्योंकि 28 फरवरी 2006 को जो बैलेंस हो गया था उसमें फर्दर चेंज 28 फरवरी 2007 वाले दिन सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने से होगा। ठीक है, और इसमें से दिस इज करंट लायबिलिटी और अगले दो का सम चेक कर लें, लेकिन अब मेरे ख्याल बात फाइनल कर लें, ये करंट लायबिलिटी बनेगी और फिर ये नॉन करंट लायबिलिटी बनेगी। जी चेक कर लें मेरे साथ, सोच लें, तसल्ली से सोच लें, कोई अगर मैंने ऐसी बात की है जो क्लियर नहीं हो पा रही है और आपकी डिफरेंट है तो बता दें। सब लोग क्लियर कर लें, खास तौर पे जो हजरात जरा कंफ्यूज थे, मिस्टर अरसलान था, और भी शायद एक दो हजरात थे, वो जरा बता दें अगर कोई इशू अभी भी है तो। जी बेटा अरसलान अहमद, और मुझे नाम नहीं जरा याद आ रहे, आप लोगों को खुद आइडिया होगा, अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो बता दें। जी प्लेस करें जी, फिर अगर क्लियर है तो मैं प्लेस प्लेस करें।
तो सबसे पहला काम क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करें और फिर उसको करंट और नॉन करंट पोर्शन में डिवाइड कर दें। जी वो भी आएगा, लेकिन आराम से, आराम से आएगा आराम से। जी हरगिज नहीं होनी चाहिए। बैलेंस शीट एज ऑन होती है अब्दुल्ला रहमान साहब। बैलेंस शीट जो होती है ये एज ऑन होती है, ये फॉर द ईयर नहीं होती है। तो बैलेंस शीट में 10/12 2/12 नहीं होगा, वो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में होगा। ठीक है अब्दुल्ला रहमान साहब? जी बिल्कुल आएगा, लेकिन एक मिनट जरा। जी डियर बिल्कुल सही है। बच्चे कुछ जरा एक और चीज की तरफ हमारी कंसंट्रेशन जरा लेके जाना चाह रहे हैं, हमारा ध्यान एक और तरीके की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। आप सब लोग भी सोचें, क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई इंटरेस्ट पेबल बैलेंस शीट में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जैसे ही ड्यू हो रहा था पे हो रहा था। लेकिन क्या इस सवाल में कोई करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट पेबल आएगा? करंट लायबिलिटीज में क्यों आएगा? क्या उसने नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो जाना है? यस उसने हो जाना है। सब क्लियर कर लें, तसल्ली से बेटा देख लें। इंटरेस्ट पेबल कितना कितना आपके ख्याल में आएगा लिख लें, मैं भी लिखता हूं। और ये भी क्लियर कर लें कि करंट लायबिलिटीज में ही आना चाहिए या नॉन करंट लायबिलिटीज में भी में आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 2005 में अपनी एंट्रीज देख लें, उसमें पेबल रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन वो पेबल फिर अगले साल पे हो गया है और एज ऑन फिर सिर्फ 21403 बिकम्स करंट लायबिलिटी। सब क्लियर है? जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा था 5 के एंड पे, वो 6 में पे हो गया, 6 में पे होना है, और 6 में जो ड्यू होना है वो 7 में पे होना है। कोई इंटरेस्ट का नॉन करंट तो नहीं आएगा? दोबारा क्लियर कर लें, कल मैंने बात वैसे की थी। कोई इंटरेस्ट का खुदा ना खास्ता नॉन करंट तो नहीं जेन में आ रहा? वो भी ड्यू ही नहीं है, तो डेफिनेटली उसमें फिर पे क्यों होना है? सीधी सी बात शायद है। देन माय डियर लास्ट वन इज अभी स्टेटमेंट ऑफ ये सी रिक्वायरमेंट हो सकी हमारी। सी रिक्वायरमेंट नंबरिंग करना है, फिर डी रिक्वायरमेंट ये थी। चलें शुरू करें। जी अगर इंटरेस्ट हमने आ रहा जो ड्यू हो जाए अली साहब, और उसने साल बाद पे होना हो तो वो नॉन करंट हो सकता है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन वैसे यही कि इंटरेस्ट करंट लायबिलिटी ही होता है। जी आसिफ अली साहब ये क्या कर रहे हैं आप, जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर लें। 165 to 5 हमारी लाइबिलिटी रह गई थी 28 फरवरी 2006 पे, और क्योंकि अब अगली पेमेंट अगले साल पे होनी है, तो आप बैलेंस शीट अगर ज़हन बनाएंगे 31 दिसंबर 2006 पे, तब भी क्लोजिंग बैलेंस यही होगा फिलहाल, क्योंकि उसको में फर्दर चेंज 2007 में लाइबिलिटी सेकंड रेंटल पे करने से लाइबिलिटी में चेंज आएगा। ठीक है आसिफ अली साहब? 28 फरवरी 2006 को जो लाइबिलिटी हो गई है वही लाइबिलिटी 31 दिसंबर 2006 तक रहेगी, क्योंकि अगला रेंटल 28 फरवरी 2007 को पे करना है। क्लियर आसिफ अली साहब? चलें आगे चलो। जी डियर लास्ट वन आप जरा खुद बनाएं। लास्ट रिक्वायरमेंट अब हमारी है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स, जरा एक बार खुद बना लें जरा। अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक गेम चलनी रही थी आज वो चल पड़ी। ये हेडिंग बनाएं, कंप्लीट करें। खुद से लिख रहे हैं जरा, मेरा ख्याल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो सिंपल है।
Comparative is required 2006 and 5. वही depreciation, interest expense, yeah, finance cost. I think ये ठीक है बेटा, 2005 में 41667, ठीक है, फिगर ऐसे टाइप ना करें, हम सिर्फ मैच कर लीजिएगा मेरे साथ। और 50,000 और स्पेसिफिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो 26 जी, इंटरेस्ट में एक थोड़ा सा इशू आना, ध्यान से देखना जरा। 26667 अपनी एंट्रीज में जरा चेक कीजिएगा, 5 का तो 26667 है, 6 का इंटरेस्ट एक्सपेंस बताना जी मुझे, जरा देख के जरा, इसमें एक इशू है, सही पढ़ना है। एक्सपेंस फॉर द ईयर आना है इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में तो पेएबल आना है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में एक्सपेंस फॉर द ईयर आना है, तो जरा देख लेंगे एक नजर। अपनी एंट्रीज जरा एक नजर देखें, मैं भी जरा ढूंढूं कि मिल जाए मुझे। ये बेटा जो 6 वाली एंट्रीज हैं, एक मिनट जरा रुक जाइएगा जहां भी यहाँ पे है, 6 वाली जो एंट्रीज हैं उनमें पहले 2 महीनों का ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये भी इनकम स्टेटमेंट में शायद आना चाहिए, आवाज ठीक है तुम्हें? और ये जो 21403 एंड में 10 मंथ्स का डेबिट हुआ है ये भी आना चाहिए, ये बात समझ आती है? फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ 10 मंथ्स का एक्सपेंस था ना, लेकिन जो सेकंड ईयर है इसमें 2 मंथ्स का इंटरेस्ट पे हो गया है और 10 मंथ्स का भी पेएबल है। इनकम स्टेटमेंट में तो बेटा टोटल एक्सपेंस आएगा, क्या ख्याल है आपका? ये बात समझ आ जाएगी प्लीज, कि फर्स्ट ईयर में नहीं है और सेकंड ईयर में है। डन सर, तो मेरा ख्याल है 26736 बन जाएगा ये, 26736 टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो इसका जरा एक ब्रेकअप लिखना है जरा साथ, जहां जरा नोट कर रहे होंगे 2006 में जरा वर्किंग नोट कर लें, 5333 और जमा इसमें हो जाएगा फिर 21403 और टोटल एक्सपेंस होगा ये प्लस करके 26736, सॉरी 26738 शायद, और एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट के एंगल से एक पैकेट लगा लें। बहरहाल ऑब्वियसली कोई इतनी कंपल्सरी चीज इस वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि इनकम्स नजर नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल एक्सपेंस शायद नेगेटिव ही होता है, ब्रैकेट में होता है। ये क्लियर हो गया बेटा? 736 चले, अगर 6 है तो ठीक है, ठीक है जी 6, सॉरी। चले, मेरा ख्याल अब आज टाइम अब सफिशिएंटली और अवेलेबल नहीं कि अब नेक्स्ट डिस्कशन को स्टार्ट करें। अभी बेटा हम इस पोजीशन में नहीं है, मेरा ख्याल है शायद एक दिन हमें और लगेगा, कल की डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह शायद आप होमवर्क की पोजीशन में भी आ जाएंगे। फिलहाल आज मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है ये जरा अगर सही तरह दोबारा देख लें, इसी की बेस पे इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन को कल फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा ख्याल फिलहाल अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी की, कोई सवाल तो नहीं रह गया जी? यही 2 सवाल एक नजर दोबारा बस रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।